अध्याय 101 मेहमानों को हॉटपॉट परोसना। सार्थक ने खुद को खरोचा, हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के तेज झटकों से उसे चोट नहीं लगी थी, फिर भी दर्द काफी था। झाओ डाबाए और अन्य लोगों के आश्चर्य के बीच सार्थक की आभा अचानक बढ़ गई। उस क्षण सभी को लगा कि यह बच्चा बहुत खतरनाक है, ऐसा व्यक्ति जो उन्हें पल भर में मार सकता है। सचमुच यही हुआ। बलवान बहुल युवक का दिखने में मजबूत बचाव सार्थक के हाथों आसानी से चकनाचूर हो गया। दो खंजर उसके शरीर पर लगातार चलते रहे और देखते ही देखते वह खून से लथपथ हो गया। वह सीधे पीछे की ओर गिरा और छप छप की आवाज के साथ समुद्र में जा गिरा। चेन जिया, सार्थक, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी मदद कर सकते हो? सार्थक, ठीक है। अपना क्रोध प्रकट करने के बाद भी सार्थक पूरे जोश से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर ताबड़तोड़ हमले किए। सार्थक की मदद से चेन जिया के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ, जिसने पल भर में उसके प्रतिद्वंद्वी की अथाह आध्यात्मिक ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। आधी अगरबत्ती जलने के बाद सब हाँफ रहे थे। चेन जिया रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी थी, हिलना भी नहीं चाहती थी। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसके शरीर पर दो गहरे घाव थे। झांग पेन की हालत चेन जिया से भी बदतर थी। वह जमीन पर पड़ा था और हिलने डुलने में असमर्थ था। सबसे पहले उसे चोट लगी थी, लेकिन सौभाग्य से उसके लाइटनिंग ट्रैप की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी और उसने लगभग अकेले ही अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। काओफी की बात करें तो उन्होंने तियानयांग गांव में मछली पकड़ने वाले उस्तादों के नेता से जमकर लड़ाई की और अंततः मिलकर काम करने से ही वे उसे हराने में सफल हुए। उसी क्षण सब लोग जोर से हंस पड़े। नाव पर लेटे हुए झाओ डाबाई हंसे और बोले, बूढ़े काओ, यह एक बहुत बड़ी जीत है। सबने सार्थक की ओर देखा। उन्होंने सोचा था कि वह सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए वहां है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह लड़का इतना ताकतवर है कि बिना एक खरोंच तक आए अकेले ही दो मछुआरों को हरा देगा। काओफी, हाँ धन्यवाद। चेन जिया प्यारे छोटे भाई, तुम तो कमाल हो। जब मैं गांव वापस जाऊंगी तो तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाऊंगी। सार्थक ने आंखें घुमाते हुए कहा, हमारे गांव में सारा स्वादिष्ट खाना मैं ही बनाता हूँ। वापस आने पर मैं तुम्हें गर्मागर्म खाना खिला सकता हूँ। मांस और सब्जी मिश्रित पकवान। लोगों का वह समूह काफी देर तक स्तब्ध रहा, उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। झांग पेंग, क्या हम अभी खाने को एक तरफ रख सकते हैं? सार्थक, मुझे कुछ प्रेरणा दो, मैं खाली हूँ। सार्थक ने बिना किसी झिझक के झांग पेंग के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और जानबूझकर एक आत्मा संग्राहक के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। पहला, इससे उन्हें स्वीकृति मिल जाती। दूसरा, उनका पेशा अंततः प्रकट हो जाता, इसलिए इसे अभी करना बाद में करने से बेहतर था। जैसा कि बूढ़े जियांग ने कहा था, आत्मा संग्राहक समूह के प्रिय थे, सबकी सुरक्षा के पात्र थे। झांग पेंग ने बड़ी मुश्किल से कहा, वाह, अकेले साधना न करनी पड़े, ये बहुत अच्छा लग रहा है। झाओ डाबाई, सार्थक, क्या मुझे भी कुछ मिल सकता है? झाओ डाबाई के बगल में बैठी महिला ने चिढ़ाते हुए कहा, बूढ़े झाओ, आपने हद पार कर दी। हम सब इस समय बेहद थके हुए हैं और वे सभी गंभीर रूप से घायल पड़े हैं। इतना कहकर महिला ने सार्थक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई सार्थक, मेरा नाम चेन लिंग है। भविष्य में जब भी तुम यहाँ के बेहतरीन मछली पकड़ने वाले स्थानों पर आओ तो मुझे जरूर ढूंढना। सार्थक हंसते हुए बोला, तो अगली बार हम सब एक साथ आते हैं। मुझे डर है कि अगर मैं अकेला आया तो समुद्र में ही मेरी पिटाई हो जाएगी। सब लोग हंस पड़े और फिर झाओ डाबाई ने कहा, हमें जल्दी निकलना होगा। तियानयांग गांव से किसी भी क्षण अतिरिक्त सैनिक आ सकते हैं। हमारी लड़ने की स्थिति अभी बहुत खराब है। अगर 7-8 और लोग आ गए तो शायद हम यहीं रह जाएंगे। काफी अच्छा, चलो पहले गांव वापस चलते हैं। सार्थक, क्या तुम अभी वापस जा रहे हो? मुझे अभी भी 500 जिन की आत्मा निगलने वाली मछलियां पकड़नी है। झाओ डाबाई हंसते हुए बोला, युवाहान, तुमने 2 मछली मास्टर्स को मार डाला। 500 किलो स्पिरिट स्वेलोइंग फिश सूप की तो बात ही छोड़ो, 5000 किलो स्पिरिट स्वेलोइंग फिश सूप भी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। वापस लौटते समय समूह के लोग आपस में मजाक कर रहे थे और मछली पकड़ने वाली नाव को हवा में उठा रहे थे। सार्थक को ऐसा लग रहा था मानो वह छुट्टी पर आया हो और पूरी यात्रा आधे घंटे से भी कम समय में पूरी हो गई हो, जिसके बाद उसे वापस उड़ान भरनी थी। आधे अगरबत्ती के जलने के समय से भी कम समय में यहाँ 5 मछली पकड़ने वाली नावें दिखाई दी। धिक्कार है तियानशुई गांव पर, वे हमारे 10 मछली पकड़ने वाले उस्तादों को कैसे मार सकते हैं?
गांव का मुखिया पागल हो जाएगा। देखो, इस मछली पकड़ने वाली नाव को सीधे टक्कर मारी गई है और यह डूबने ही वाली है। ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से अतिरिक्त बल भेजा गया है। मैं तियानशुई गांव से आने वाली सभी मछली पकड़ने वाली नावों को पहले स्तर के पूरे मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में खोजूंगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा। ... आकाश में झाओ डाबाए, क्या आपको लगता है कि तियानयांग गांव के लोग पागल हो जाएंगे? इस बार तो उन्होंने 10 मछली पकड़ने वाले उस्तादों को खो दिया है ना? चेन जिया, तियानयांग गांव हमेशा से ही दबंग रहा है, इसलिए वे शायद इसे बिना सजा के नहीं छोड़ेंगे। अगली बार जब हम आएंगे तो हमें सावधान रहना होगा। झांग पेंग, अगली बार क्या हम तियानमू गांव और तियानयू गांव के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? मैंने सुना है कि तियानयांग गांव द्वारा उन्हें भी दबाया जा रहा है। झाओ डाबाई ने जल्दी से कहा, नहीं। जब हम तियानयांग गांव से लड़ रहे थे तो तियानयू और तियानमू गांवों को तियानयू गांव के लोगों ने रोक दिया था, लेकिन उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की। मुझे लगता है कि वे किसी समझौते पर पहुंच गए थे। सभी ने अपनी अपनी राय रखी और किनारे खड़े सार्थक, जो सब सुन रहे थे, बेहद प्रभावित हुए। ये तो मानो एक अंतहीन घुसपैठ का खेल था। कभी भी कहीं भी टीम बनाना, कभी भी हमला करना, आखिर वे किस पर भरोसा कर सकते थे? सबके शांत होने के बाद सार्थक ने कहा, आप सब कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें। कृपया मेरी पहचान यानी आत्माओं को इकट्ठा करने वाले के रूप में किसी को न बताएं। अगर दूसरे गांवों को पता चल गया तो मुझे डर है कि मुझे फिर कभी चैन का दिन नहीं मिलेगा। काफी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए। आखिरकार आप शायद हमारे गांव के पहले स्पिरिट गैदरिंग मास्टर हैं, और यह पहली बार है जब हमने किसी स्पिरिट गैदरिंग मास्टर की क्षमताओं को देखा है। झांग पेंग ने उत्साह से कहा, हाँ, स्पिरिट गैदरिंग मास्टर्स वाकई भयानक होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लेवल 1 फिशिंग ग्राउंड में लड़ाई के दौरान स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा सहायता प्रदान करे तो हम लगभग अजेय हो जाएंगे। सभी लोग चौंककर सार्थक की ओर देखने लगे। क्या ये कोई आत्मा संग्राहक था? उन्होंने कस्बे के आत्मा संग्राहकों की भयानक कहानियां सुनी थीं और अब वे समझ गए थे। ये तो मानो एक गुप्त हथियार था, शाही परिवार के कवचधारी योद्धाओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। कवचधारी योद्धा लड़ सकते थे, लेकिन आत्मा संग्राहक आध्यात्मिक ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति कर सकते थे। तियानशुई गांव के मुखिया की आंखें फटी रह गईं। कितना समय बीत गया था? 5 घंटे भी नहीं बीते थे। पहले तो 5 घंटे भी मछली पकड़ने के प्राथमिक स्तर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होते थे। झाओ डाबाई, ग्राम प्रमुख, यद्यपि इस बार तियानयांग गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया, फिर भी हमें काफी नुकसान हुआ है। ली यू, यांग डोंग और जू किंग मारे गए, झो गंभीर रूप से घायल हो गया, और हमारा अनुबंधित आत्मा पशु भी मर गया। मुझे खेद है कि अब हम प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में नहीं जा पाएंगे। ग्राम प्रधान ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, सबको कुछ और दिन आराम करना चाहिए। गांव ने बाकी लोगों को जल्द से जल्द वापस भेज दिया है। इस बार तियानयांग गांव में शायद अफरा तफरी मच जाएगी। हमारे लोगों को वापस आकर आराम करने की जरूरत है। बोलने के बाद ग्राम प्रधान ने सार्थक की ओर देखा। वह पहले से ही जानता था कि सार्थक ने आत्मा संग्रहण तकनीक में महारत हासिल कर ली है, लेकिन झाओ डाबाए और अन्य लोगों से ये सुनकर उसे यह और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुआ। एक 12 साल का स्पिरिट गैदरिंग मास्टर, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। शहर के ज्यादातर पेशेवर भी लगभग 15 साल के हैं, और सार्थक ने तो अभी अभी अपना फिशिंग ट्रायल पूरा किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े जियांग ने उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया हो? अब ग्राम प्रधान को समझ में आ गया कि सार्थक तियानशुई गांव में क्यों रुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सार्थक में वास्तव में आत्माओं को एकत्रित करने जैसी प्रतिभा होगी। उस शाम सार्थक ने कहा कि वह झाओ डाबाए और अन्य लोगों को स्वागत भोज देना चाहता है, इसलिए समूह यूलोग फ्रेश हॉटपॉट रेस्टोरेंट गया। एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर चेन जिया, छोटे भाई, क्या ये तुम्हारा फिश एंड ड्रैगन गैंग का फ्रेश फूड हॉटपॉट रेस्टोरेंट है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? सार्थक ने कतार में खड़ी भीड़ को देखा और सिरदर्द से कराहते हुए कहा, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। गिरोह का सरगना होने के नाते मैं यहाँ हूँ और मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं है। उसके बोलते ही ली गैंग मुस्कुराते हुए दौड़ता हुआ आया और बोला, युवा मालिक, आप बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदान में गए थे, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? सार्थक, काम खत्म होने पर मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? क्या ऊपर बैठने की कोई जगह है? जी हाँ,
हमारे फिश ड्रैगन गैंग की अपनी दुकान आपके लिए एक निजी कमरा जरूर आरक्षित करेगी। युवा स्वामी सार्थक, वाह कितना समझदार है। दुकान में प्रवेश करते ही झाओ डाबाई, चेन जियाए और अन्य लोग दंग रह गए। ये जगह अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय थी। छोटी सी जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हर मेज पर 7-8 लोग बैठे थे। जिधर भी नजर आती, हंसी और बातचीत की निरंतर गूंज सुनाई देती थी। चेन लिंग, वाह इसकी खुशबू तो कमाल की है। इसे सूंघते ही मुझे भूख लगने लगी है। कुछ ही देर में निजी कमरे में लोगों का एक समूह बैठ गया और ली गैंग स्वयं उनकी सेवा करने लगा। ये सभी मछली पकड़ने के उस्ताद थे। सार्थक के आदेश दिए बिना ही पीले रंग की क्रोकर मछली का एक बड़ा सा गर्मागर्म बर्तन परोसा गया। उसी समय सबके सामने बारबेक्यू भी रख दिया गया। चेन जिया एर ने लहसुन वाले झींगे का एक टुकड़ा खाया और तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, सार्थक इस तरह का बारबेक्यू तो मछुआरे भी नहीं खरीद सकते। इस पूरी मेज की कीमत कितनी होगी? सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, पैसे की बात करना भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ये कितना पैसा हो सकता है? बस 40 या 50 मध्यम श्रेणी के मोती। अचानक कमरा एकदम शांत हो गया। काफी ने बाहर उमड़ी भारी भीड़ और कतार में खड़े लोगों पर नजर डाली और कहा, हे हमारे तियानशुई गांव में तो बहुत सारे अमीर लोग हैं। अध्याय 102 समुद्र के नीचे की गुफाएं। ये सार्थक द्वारा सबका स्वागत करने से कहीं अधिक सार्थक को एक प्रतिभाशाली नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने के बारे में है। सार्थक और 10 अन्य मछुआरों की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि सार्थक आधिकारिक तौर पर एक नए समूह में शामिल हो गए हैं। चेन जिया, एक छोटे भाई सार्थक, तुम 3 महीने से भी कम समय में स्पिरिट गैदरर बन गए। अफसोस की बात है कि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति शहर में नहीं हैं। चेन लिंग ने यह भी कहा, सार्थक क्या तुम अब से हमारे समूह के समर्पित स्पिरिट गैदरर बन सकते हो? वाह, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारे समूह में एक स्पिरिट गैदरर के होने से हमारी युद्ध शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। काफी ने यह भी कहा, सार्थक आत्माओं को इकट्ठा करने की तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए शहर में तुम्हारा स्थान अवश्य होना चाहिए था। क्या तुम सचमुच नहीं जा रहे हो? केवल झाओ डाबाई ने चिढ़कर कहा, शहर का बेहतर होना जरूरी नहीं है। क्या उन्हें अभी भी हमारे बेहतरीन मछली पकड़ने के मैदानों में प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता? सार्थक हमारे साथ है और उससे भी उतना ही अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है, उनसे कहीं बेहतर। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, क्या शहर के लोग शीर्ष श्रेणी के मछली पकड़ने के स्थान पर मछली पकड़ने जाते हैं? झाओ डाबाई, बिल्कुल सही, वे और कहाँ जाएंगे। लेकिन हम कस्बे के लोगों को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। उनका नेतृत्व हमेशा एक माहिर मछुआरा और कुछ युवा मछुआरों का समूह करता है। अच्छी बात तो यही है कि वे आमतौर पर शिकार के लिए ग्रामीणों से प्रतिस्पर्धा करने की पहल नहीं करते। जाहिर है हम भी उनका शिकार नहीं छीन सकते। सार्थक, वाह, लगता है शहर न जाने का मेरा फैसला सही था। वहां के छात्र बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और उन्हें युद्ध का अनुभव करने का मौका नहीं मिलता। काफी, यह जरूरी नहीं कि सच हो। उचित परिस्थितियों में मत्स्य पालन के ग्रैंड मास्टर उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे देंगे, लेकिन आप उन्हें मार नहीं सकते और वास्तव में आप उन्हें किसी भी हालत में मार नहीं सकते। सार्थक ने मन ही मन सोचा, ये सब व्यर्थ है। जब मैं समुद्र में मछली पकड़ने जाऊंगा तो मुझ पर नजर रखी जाएगी और मैं अपने किसी भी विचार को अमल में नहीं ला पाऊंगा। खाना खाते समय चेन लिंग ने अचानक पूछा, सार्थक क्या तुमने अपनी सच्ची आत्मा मछली पकड़ने की तकनीक का दूसरा स्तर सीख लिया है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली। अगर यह सच्ची आत्मा मछली पकड़ने की तकनीक का तीसरा स्तर भी है तो भी इतनी जल्दी महारत हासिल करने का कोई कारण नहीं है ना? सब लोग सार्थक की ओर देखने लगे। लेवल 1 के मछली पकड़ने के मैदान में उन्होंने उसके बारे में नहीं पूछा था, लेकिन अब सब जानना चाहते थे। ये लड़का वाकई बहुत ताकतवर था। उसने अकेले ही 2 मछुआरों को मार डाला और एक अन्य व्यक्ति ने बॉलफिश स्किल का इस्तेमाल किया और सार्थक को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे सब लोग ईर्ष्या करने लगे। सार्थक को अचानक एहसास हुआ, मैं अपनी तकनीक को अपग्रेड करना कैसे भूल गया। अरे हाँ, मैं अभी तक वॉर्ड फिशिंग के दूसरे स्तर तक भी नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी भी पहले स्तर का ही उपयोग कर रहा हूं। हालांकि सबके सामने सार्थक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे अभी तक इसे सीखने का समय नहीं मिला है, लेकिन साधना की गति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। पिछली आध्यात्मिक शिरा परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई थी और दादाजी ग्राम प्रमुख ने मेरी दोबारा परीक्षा ली। मुझे मध्य स्तर की तीसरी श्रेणी मिली।
सब समझ गए, ये बात तर्कसंगत थी। शहर में अपना करियर बनाने के लिए मध्यम स्तर की आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान होना निश्चित रूप से पर्याप्त था। तनवीर ने सार्थक के लिए जो संसाधन छोड़े थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए कम समय में एक नौसिखिया मछुआरे के शिखर तक पहुंचना कुछ हद तक समझ में आता था। हालांकि ज्यादातर लोग अवाक रह गए। फिर भी क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो गया? सार्थक ने झट से विषय बदल दिया, तो हम दोबारा समुद्र में कब जा रहे हैं? काफी, इस महीने जितना हो सके समुद्र में कम से कम जाने की कोशिश करें। तियानयांग गांव तियानशुई गांव के लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सार्थक के लिए आप पहले और दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र में अकेले मछली पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मौजूदा कौशल के साथ आपको संक्रमण क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ... शाम को शो खत्म होने के बाद सार्थक तुरंत ग्राम प्रधान को ढूंढने निकल पड़ा। उसने अभी तक अपनी सच्ची आत्मा से मछली पकड़ने की तकनीक का दूसरा स्तर भी पूरी तरह से नहीं सीखा था। उसे पहले इसका नियमावली प्राप्त करनी थी, तभी वह इसका प्रयोग समझ सकता था। ग्राम प्रधान का घर। सार्थक, दादाजी ग्राम प्रधान। गांव के मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, सार्थक, क्या तुम काफी और अन्य लोगों के साथ खाना नहीं खा रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सार्थक, दादाजी ग्राम प्रमुख, मैंने अभी अभी एंग्लर मास्टर स्तर हासिल किया है, लेकिन मुझे ट्रू स्पिरिट फिशिंग के दूसरे स्तर की तकनीक अभी तक नहीं पता है। क्या आपके पास कोई तकनीक है? गांव के मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या बूढ़े जियांग ने इसे तुम्हें नहीं दिया था? सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं। ग्राम प्रधान के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। इस बच्चे ने तो अभी तकनीक का दूसरा स्तर भी नहीं सीखा था। ये तो वाकई कमाल था। बिना दूसरे स्तर के इतनी जल्दी साधना कैसे कर पाया? मध्यम स्तर की तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति भी ऐसा नहीं कर सकती। इतनी गति प्राप्त करने के लिए कम से कम चौथे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। ग्राम प्रधान, तुम बस इंतजार करो। ... सार्थक ने सच्ची आत्मा को पकड़ने की तकनीक का दूसरा स्तर प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने उस पर सरसरी नजर डाली और उसे याद करने की जहमत नहीं उठाई। उसने सोचा कि ऐसी बेकार तकनीक को याद करने का कोई फायदा नहीं है। जब सार्थक घर पहुंचा तो वह हक्का बक्का रह गया। वर्तमान में प्रचलित खेती की तकनीक ट्रू स्पिरिट फिशिंग टेक्निक अधूरी है। दूसरी परत इंस्टेंट हुक मेथड अधूरा। नोट: ये प्राचीन काल की सर्वव्यापी साधना की पहली विधि है। अनगिनत वर्षों के बाद यह अपूर्ण हो गई है। इसे पूर्ण करने के लिए 100,000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अनुमानित खेती तकनीक, शून्य मछली पकड़ने की तकनीक। दूसरा स्तर हुक डिवाइन स्किल। पूर्णता दर 0/1,00,000। सार्थक का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। मैंने पहले स्तर को समझने के लिए केवल 1000 आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया था और अब दूसरे स्तर के लिए 100,000 की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास कुल मिलाकर केवल 90,006 ही हैं। सार्थक रोने ही वाला था। रेन तियानफेई जैसा अनमोल रत्न अब कहीं नहीं मिला। पलक झपकते ही वह फिर से कंगाल हो गया। सार्थक शुरू में तो काफी खुश था, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा उतर गया। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। सार्थक पूरे 1 घंटे तक सोचता रहा। उसने बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, और ये तो शून्य मत्स्यन तकनीक का केवल एक संक्षिप्त अभ्यास था। क्या उसे मध्यवर्ती स्तर के मत्स्यन मास्टर बनने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? क्या उसे लड़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? क्या लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट को भोजन देने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? क्या होगा यदि वह अन्य साधना तकनीकें सीख ले? सार्थक मुस्कुराया। अगर वह सामान्य रूप से साधना करे तो उसे कितना समय लगेगा? क्या हमें फिर से खजाने की खोज पर जाना चाहिए? लेकिन रेन तियानफेई का खजाना तो तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में छिपा है। रुकिए, एक जगह तो ऐसी है जहां हम अभी तक नहीं गए हैं। सार्थक ने झटपट ली जू का मछली की खाल से बना नक्शा निकाला और पानी के अंदर स्थित गुफा के निशान को देखा। ली जू अभी तक वहां नहीं गया था। क्या उसे खुद वहां जाना चाहिए? बिना किसी हिचकिचाहट के सार्थक चल पड़ा। लेवल 1 के मछली पकड़ने के मैदान में जाना अव्यावहारिक था। अगर उसे अकेले पाया गया तो क्या होगा? क्या वे उसका पीछा करके उस पर हमला नहीं करेंगे? सार्थक ने मूल रूप से सामान्य और लेवल 1 के मछली पकड़ने के मैदानों के बीच के मिश्रित क्षेत्र में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि सामान्य मछली पकड़ने के मैदान में अभी भी एक अनछुआ क्षेत्र बचा हुआ है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह बिना किसी समस्या के वहां पहुंच सकता था।
सार्थक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगता था कि आम मछली पकड़ने के क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह शायद जहाज के मलबे वाला गड्ढा ही होती है। उसे नहीं लगता था कि पानी के अंदर की गुफा जहाज के मलबे वाले गड्ढे से ज्यादा खतरनाक है। और अगर होती भी तो अब वह एक माहिर मछुआरा बन चुका था। शाम को सफेद रंग की मछली पकड़ने वाली नावें रवाना हुईं। समुद्र में तेज हवा चल रही थी, जोर जोर से गरज रही थी। आम मछली पकड़ने के इलाके में ऐसा मौसम कम ही देखने को मिलता था। उफनती लहरों के बीच सार्थक सीधे समुद्र में कूद गया और उसने तुरंत अपनी सफेद मछली पकड़ने वाली नाव को अपने रिफाइनिंग वर्ल्ड में रख दिया। वरना कौन जाने उसके बाहर आने के बाद नाव कहाँ बह जाती। लेकिन तभी सार्थक के माथे पर एक चमक आई और लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट को रिहा कर दिया गया। सार्थक छोटा ब्लैकी भोजन की तलाश में निकला है। लिटिल व्हाइट सार्थक के पास ही रहा और उससे लिपटता रहा। साथ ही उसने शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गोला थूका जो पूरे 1000 पॉइंट्स का था, जिसे सार्थक ने एक ही बार में निगल लिया। समुद्र की सतह कितनी भी अशांत क्यों न हो, समुद्र तल बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा वह है। इस समय सार्थक को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल ड्रैगन सोआरिंग तकनीक की आवश्यकता थी जो सांप जैसी साधारण मछलियों की पहुंच से परे थी। इसके अलावा पेटू लिटिल ब्लैक के आसपास होने के कारण कोई भी मछली सार्थक के करीब नहीं आ सकती थी। सार्थक लगभग 100 मीटर तक नीचे उतरता रहा लेकिन अभी तक तल तक नहीं पहुंच पाया था। अरे वाह, ये जगह तो सामान्य मछली पकड़ने के मैदान के अन्य हिस्सों से कहीं अधिक गहरी है। सार्थक लगभग 100 मीटर नीचे उतर गया, जिसके बाद उसे नीचे कुछ चट्टानों की छाया दिखाई देने लगी। लगभग 50 मीटर और नीचे उतरने के बाद हम आखिरकार तल पर पहुंच गए। चारों ओर देखने पर हमें केवल नुकीली, विचित्र चट्टानें ही दिखाई दे रही थीं, जो सभी दिशाओं में दर्जनों मील तक फैली हुई थीं। सार्थक ने पानी के दबाव की जांच की और पाया कि इससे उसे कोई समस्या नहीं हो रही है, इसलिए वह शांति से पत्थर के जंगल से होकर आगे बढ़ गया। अगर नक्शे में इसे गुफा के रूप में दर्शाया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ एक गुफा अवश्य होगी। इस गुफा को ढूंढकर ही हम कह सकते हैं कि हमने स्थान का पता लगा लिया है। दरअसल छेद ढूंढना मुश्किल नहीं था। सार्थक ने थोड़ी देर खोजबीन की और उसे मिल गया। वाकई वहां एक बड़ा छेद था। लेकिन छेद को देखकर सार्थक हिचकिचाया। क्या उसे उसमें जाना चाहिए? इस क्षण सार्थक को शायद समझ आ गया होगा कि इस रहस्यमयी जगह की खोज आज तक किसी ने क्यों नहीं की थी। गुफा बहुत ही विचित्र लग रही थी, मानो उसे किसी इंसान ने तराशा हो। प्रवेश द्वार लगभग 50 मीटर व्यास का एक वृत्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रवेश द्वार सीधा था और सार्थक ने देखा कि गुफा की दीवारें बहुत चिकनी थीं। क्या इसे सचमुच हाथ से खोदा गया होगा? ये गड्ढा काफी गहरा लग रहा है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? अध्याय 103 6 दरवाजों वाली तारा मछली। क्या हमें जाना चाहिए? हाँ, हमें जाना चाहिए। सार्थक जानता था कि समुद्र जैसी रहस्यमयी जगह में अवसरों को तलाशना पड़ता है। सार्थक तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। उसके चारों ओर छोटे छोटे सफेद झींगे और ऑक्टोपस घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, सार्थक के भीतर एक अजीब सी भावना उत्पन्न होने लगी, उत्साह, बेचैनी और भय का मिश्रण। लगभग 100 मीटर और नीचे उतरने के बाद सार्थक को एक असमान सतह वाली षटभुजाकार आकृति दिखाई दी। चित्र जब सार्थक को साफ दिखाई दिया तो वह दर्जनों मीटर ऊपर की ओर तैर गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने एक तारा मछली देखी। ये क्या? एक तारा मछली, 50 मीटर लंबी, 6 नोक वाली तारा मछली। अरे बाप रे, ये क्या है? सार्थक के मन में तुरंत एक विचार आया, ली जू ने इस जगह को क्यों नहीं छुआ था? यह अजीब था, बेहद अजीब। आसपास बहुत कम मछलियां थीं और चट्टानी दीवारें बड़े नीले केकड़ों या ऐसे किसी भी जीव के रहने के लिए उपयुक्त नहीं थीं। हालांकि उसने तारा मछली के तंतुओं के पास खुली जगह में कुछ केकड़ों के खोल देखे। बस यही बात है। पानी के अंदर की गुफा जैसी इतनी अनोखी जगह, तियानकुन शुई ने सैकड़ों हजारों वर्षों में इसे कैसे अनदेखा किया होगा, लेकिन यहाँ कोई क्यों नहीं आया? कौन आने की हिम्मत करेगा? इतना बड़ा तारा मछली लोगों को मौत के घाट उतार देगा, कौन आने की हिम्मत करेगा? अपने डर के बावजूद तारा मछली अविचलित प्रतीत हुई। सार्थक थोड़ा और नीचे उतरा और फिर उसकी आंखों में सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। नाम तारा मछली कमजोर, स्तर 36, गुणवत्ता रहस्यमय। परिचय 6 सींगों वाला तारा मछली एक रहस्यमय, अत्यंत दुर्लभ जीव है जो खजानों का बहुत बड़ा शौकीन है।
ये हर जगह खजाने की खोज करता है, इसलिए इसे चलता फिरता खजाना कहा जाता है। इसके 6 सींग अजीबोगरीब प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे 6 शून्य द्वार बनते हैं। इनमें से किसी एक में प्रवेश करने से सौभाग्य प्राप्त हो सकता है या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सावधानी से प्रवेश करें। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 4200 अंक। उपभोग के प्रभाव उपभोग के लिए नहीं। संग्रहणीय वस्तु कोई नहीं। अवशोषित। सार्थक चौंक गया। एक लेवल 36 का जीव। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो एक सामान्य मछली पकड़ने का मैदान है, लेवल 3 का नहीं। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसलिए तो इस जगह को खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की। भला कोई यहाँ कैसे खोजबीन कर सकता था? ये तो उनकी क्षमताओं से बिल्कुल परे था। ये दूसरा रहस्यमय प्राणी है जिसे सार्थक ने जुड़वा यिन यांग भक्षण मछली के अलावा देखा है। ऐसा प्राणी तो समुद्र में एक किंवदंती मात्र है। सार्थक ने सिर हिलाया। छोड़ो, मैं बाद में इतनी ताकतवर होने पर ही ऐसी अजीब जगह पर आऊंगा। अभी जाना तो मानो निश्चित मौत होगी। ये किस तरह का चलता फिरता खजाना है? इसे उठाने के लिए तो ताकत चाहिए ही। जैसे ही सार्थक जाने वाला था, लिटिल ब्लैक अचानक फुर्ती से बाहर निकला और सीधे 6 स्टारफिश की ओर बढ़ गया। सार्थक के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। लिटिल ब्लैक, वापस आ जाओ। सार्थक इस अति चंचल नन्हे से जीव शियाओ हेई से तंग आ चुका है। क्या उसे लगता है कि वह निडर है और सब कुछ देखना चाहता है? जैसे ही छोटी काली मछली छठे द्वार में तारा मछली से लगभग 4 या 5 मीटर दूर तैर रही थी, तभी आसपास का समुद्री जल अचानक कांप उठा और सार्थक को लगा कि वह डर के मारे पेशाब कर देगा। लेकिन तभी 6 सिरों वाले तारा मछली की पीठ के ठीक बीच में अचानक 6 बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं। सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था, वे सचमुच आंखें थीं जो सीधे लिटिल ब्लैक को घूर रही थीं। छोटी काली मछली भी इस दृश्य से भयभीत प्रतीत हुई और तैरना बंद कर दिया। उसकी 2 छोटी छोटी आंखें दूसरी मछली की 6 आंखों को घूर रही थीं, जो कई मीटर लंबी थीं। सार्थक को ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में हजारों लोहे के सिर वाली मछलियां दौड़ रही हों। दोनों रहस्यमयी प्राणी कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे, फिर उनकी 6 आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं और सार्थक की दिशा में देखने लगीं। सार्थक घबरा गया, लेकिन 6 तारों की घूरती निगाहों का सामना करते हुए उसने फिर भी अपना हाथ उठाया और उन्हें हिलाकर इशारा किया, मानो कह रहा हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी तरफ मत देखो, मुझे डर लग रहा है। हालांकि 6 सिरों वाली तारामछली सार्थक का मतलब स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए। तुरंत ही उसके 6 तंतुओं से बैंगनी प्रकाश फूट पड़ा और सीधे गुफा के शिखर तक पहुंच गया। लिटिल ब्लैक, भागो! सार्थक अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरने लगा, ये जानते हुए कि अगर वह बच निकला तो लिटिल ब्लैक को तुरंत वापस लाया जा सकता है। इस समय सार्थक पूरी तरह से एकाग्र था और शायद उसे खुद भी यकीन न हो, लेकिन उसकी तैराकी ड्रैगन तकनीक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि अमानवीय लग रही थी। टकराना। जैसे ही सार्थक शिखर पर पहुंचकर बाहर निकलने वाला था, वह एक अदृश्य खाली दीवार से टकरा गया। ये सब खत्म हो गया है, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। मनुष्य, आप कौन बात कर रहे हैं? सार्थक ने घबराकर चारों ओर देखा, फिर नीचे देखा, लेकिन 6 सिर वाला तारा मछली अब दिखाई नहीं दे रहा था। मनुष्यों, नीचे आओ! आवाज सीधे सार्थक के दिमाग में आई और सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सार्थक, इसका समाधान क्या है? सार्थक ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से भयभीत था। किसी ने भी उसे यह नहीं बताया था कि समुद्री राक्षस बात कर सकते हैं और वे दूसरों के मन की प्रतिक्रियाएं सुन सकते हैं। 6 दरवाजों वाली तारा मछली, क्या तुम्हें खजाना चाहिए? सार्थक, मैं नहीं चाहता। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, क्या आप सभी मनुष्यों को अवसर पसंद नहीं होते? मैं आपको एक अवसर दे सकती हूँ। सार्थक, सिर्फ इसलिए मुझे कम मत समझो क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम्हारा 6 पाथ सैक जीवन मरण का मामला है। मैं फिशिंग मास्टर हूँ, तुम्हारा स्तर क्या है? अरे वाह, तुम्हें सच में पता था। लगता है तुम ही वो हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। सार्थक, तुम्हारा क्या मतलब है, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वो मैं नहीं हूँ। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, तुम्हारी तरह मौत से डरने वाले इंसान आज भी क्यों मौजूद हैं? सार्थक, जो मौत से नहीं डरते वे तो पहले ही मर चुके हैं।
जब तक तुम 20वें स्तर से नीचे के प्राणी हो, मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं है। मैं तुम्हें लाठी से भी हरा सकता हूं। लेकिन भाई स्टारफिश, क्या तुम्हें अपने स्तर का पता नहीं? क्या मुझ जैसे मामूली मछुआरे को तंग करना तुम्हें मजेदार लगता है? 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, चिंता मत करो। तुम्हारा आत्मा प्राणी मेरे जैसा ही है और मैं तुम्हें सचमुच एक अवसर दूंगा। सार्थक, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, तो तुम समुद्र की तलहटी में दम घुटकर मरने की योजना बना रहे हो। मुझे याद है कि तुम इंसानों को सांस लेने की जरूरत होती है ना? सार्थक ने मन ही मन सोचा, इसे ये भी पता है। ये तो चौंकाने वाली बात है। ये इंसानों से इतना परिचित कैसे हो सकता है? सार्थक, अंकल सिक्स, क्या आप मुझे जाने देंगे? 6 डोर स्टारफिश, तो नीचे आ जाओ। अवसर तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है। सार्थक के चेहरे के भाव कई बार बदले, मानो वह फिर से पहले सवाल पर लौट आया हो। अगला, अगला। सार्थक उदास चेहरे के साथ फिर नीचे आ गया। उसके पास नीचे आने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसा कि स्टारफिश रोकुमेन ने कहा था, अगर वह नीचे नहीं आया तो उसका दम घुट जाएगा। हालांकि वह इसे लंबे समय तक रोक सकता था, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु तो होनी ही थी। बैंगनी रोशनी अभी भी वहीं थी, मानो एक विशाल जाल बना रही हो जिसने गुफा को पूरी तरह से घेर लिया हो। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, मैं यहाँ 300 वर्षों से हूँ। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें अपना खजाना कभी नहीं देती। सार्थक को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तुम बाहर नहीं निकल सकते। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, क्या मैं बाहर जाने लायक दिखती हूँ? सार्थक, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? 6 स्टारफिश एक पल के लिए रुका। 300 साल पहले जब मैं अभी जवान था तब मुझे पकड़कर यहाँ लाया गया था। उस व्यक्ति ने मेरे लिए एक घेरा बना दिया था और मैं भाग नहीं सका। उसने कहा कि वह शायद किसी दिन वापस आएगा, या हो सकता है कि वह न लौटे, बल्कि उसका शिष्य लौटे, जिसने कहा कि वह मुझे मुक्त कर सकता है। आज तक कई लोग आए हैं और मेरा मानना है कि वे सभी उसके शिष्य हैं। दुर्भाग्य से या तो वे भाग गए या मेरे जाल में फंस गए और मेरे संप्रदाय में शामिल हो गए। सार्थक, जो लोग अंदर गए थे उनका क्या हुआ? क्या उन्हें खजाना मिला? लियू मेन हाई जिंग एक पल के लिए रुका, फिर बोला, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। सार्थक गुस्से से भड़क उठा। अभी तक बाहर नहीं आए का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम बाहर आए हो या नहीं? सार्थक, अरे अंकल लियूमेन, चलो एक सौदा करते हैं। मैं मछुआरे का स्तर हासिल करने के बाद वापस आकर इस मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करूंगा। देखिए, मैं तो बस एक मामूली मछली पकड़ने का उस्ताद हूं, मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, उस व्यक्ति ने मेरे 6 दरवाजों में 5 अवसर छोड़े हैं। यदि आप उस व्यक्ति से संबंधित हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक, तो अब एक ही दरवाजा बचा है। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, यह मेरा अपना खजाना है। अगर आप मुझे बाहर निकलने देंगे तो मैं आपको खजाना दे सकती हूँ। सार्थक, गुरु लियूमेन, पहले मुझे बताए कि वह व्यक्ति कौन है। मैं जाकर उसे ढूंढूंगा और उसका शिष्य बनूंगा और वापस आते ही आपको रिहा कर दूंगा। ये तर्कसंगत है। मैं इस अनमोल खजाने को यूं ही नहीं छोड़ सकता। लियूमेन हाइक्सिंग एक पल के लिए रुका। ये बात समझ में आती है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उसकी दाढ़ी का एक गुच्छा है। सार्थक ने आंखें घुमाई। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा। दाढ़ी, हमारे गांव के मुखिया की दाढ़ी है, बूढ़े जियान की दाढ़ी है, काफी की दाढ़ी है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में हर किसी की दाढ़ी है। सार्थक, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूं जो तुम्हें बाहर निकाल सके? मैं जियांग नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को जानता हूं। वह आत्माओं को इकट्ठा करने में बहुत शक्तिशाली है और वह पानी को भी नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 104 शून्य मछली पकड़ने की तकनीक, द्वितीय स्तर। 6 डोर स्टारफिश, मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम वापस नहीं आओगे। सार्थक, मैं वादा करता हूं कि मैं भागकर नहीं जाऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, उस व्यक्ति ने तब यही कहा था, लेकिन वह 300 साल पहले गुजर चुका है। सार्थक ने उस कमीने को मन ही मन 1000 बार कोसा जिसने इसे कैद किया था। इसे आम मछली पकड़ने की जगह पर क्यों रखना था? क्या तुम्हें लगा कि कोई आम मछली पकड़ने की जगह को संभाल सकता है? ये जगह मछुआरों से भरी पड़ी है। सार्थक काफी देर तक चुप रहा। क्या तुम उस दरवाजे पर सांस ले सकते हो? अगर तुम सांस नहीं ले सकते तो मैं भी वहां ज्यादा देर तक रहने पर मर जाऊंगा और फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा।
अचानक सार्थक के सामने एक बुलबुला प्रकट हुआ और वह चिल्ला उठा, तुम्हें धिक्कार है। मैं भाग जाना चाहता था। मैं शुद्धिकरण के स्वर्ग और पृथ्वी में जाकर सांस ले सकता था। तुम इतने असंवेदनशील क्यों थे? हालांकि सार्थक ने फिर भी बुलबुले से एक गहरी सांस ली। क्यों न एक घूंट ही ले लूं? कौन जाने बाद में वह एक और घूंट ले पाएगा या नहीं। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, क्या आप तैयार हैं? सार्थक, अभी नहीं। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, तो चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैं पहले ही 300 साल इंतजार कर चुकी हूं, इसलिए मुझे 1 या 2 साल और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सार्थक इस आदमी को लाठी से पीट पीट कर मार डालना चाहता था। क्या तुम मुझे 1-2 साल के लिए और जेल में डालना चाहते हो? सार्थक वास्तव में अप्रस्तुत था, लेकिन 6 सिर वाले तारा मछली का उसका डर गायब हो गया था, इसलिए उसने पूछा, तुम मेरे दिमाग में क्यों बात कर सकते हो? क्या सभी 30 जोड़ स्तर के समुद्री राक्षस बात कर सकते हैं? 6 सिर वाली तारा मछली, मुझे नहीं पता। मुझे तब पकड़ा गया था जब मैं अभी अभी वयस्क हुई थी। मैंने कोई और ऐसा जीव नहीं देखा जो बोल सकता हो। यहाँ की मछलियाँ और झींगे सब बहुत कमजोर हैं और खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सार्थक, 300 वर्षों में क्या आपका सामना किसी रहस्यमय प्राणी या पौराणिक प्राणी से नहीं हुआ? 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, कभी नहीं। सार्थक, तुम्हारे खजाने में क्या है? क्यों न मैं पहले तुम्हारे खजाने में जाऊं? मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत जल्दी साधना करता हूं। अगर मैं अपनी शक्ति बढ़ाकर सफलता प्राप्त कर लूं, तो शायद मैं जीवित रह सकूं। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश फिर चुप हो गई और काफी देर बाद बोली, तुम्हें किस चीज की कमी है? अगर तुम एक दरवाजा भी पार नहीं कर सकते तो खजाने का क्या फायदा? अगर तुम पहला दरवाजा पार कर लेते हो तो शायद मैं तुम्हें अपने खजाने तक जाने दूं। उस क्षण सार्थक ने चिढ़कर कहा कि 6 सिर वाला तारा मछली बहुत दुष्ट है, वह इसे स्वयं छोड़ना तो चाहती है लेकिन बच्चे को देना नहीं चाहती। सार्थक ने सहज भाव से कहा, मुझे बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है, कम से कम 100,000 से 200,000 अंक। क्या आपके पास है? यदि है तो मैं अपनी शक्ति को शीघ्रता से बढ़ा सकता हूं और फिर संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं। सार्थक के बोलते ही उसके सामने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा एक कुंड प्रकट हो गया, मानो उसे जहाज के मलबे में आध्यात्मिक स्रोत दिखाई दे रहा हो। हे भगवान, क्या वे इतने अमीर हैं? सार्थक अवाक रह गया। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। किसने सोचा था कि यह बड़ा बेवकूफ इसे गंभीरता से ले लेगा? लेकिन ये चीज इतनी आसानी से इतना आध्यात्मिक जल निकाल सकती है, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, क्या ये ठीक है? सार्थक ने अनिच्छा से उत्तर दिया, ठीक है। अपने सामने मौजूद आध्यात्मिक स्रोत को देखकर सार्थक ने असहाय होकर आह भरी। खैर, उसने सोचा कि वह अपने कौशल को जितना हो सके उतना सुधार सकता है। अन्यथा उसे लगा कि अगर वह एक नौसिखिया के रूप में इस क्षेत्र में उतरता है तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। सार्थक ने औपचारिकता नहीं बरती और सीधे स्प्रिंग पर पालथी मारकर बैठ गया। कटौती। 6 सिरों वाले तारा मछली की पैनी निगाहों के नीचे केवल यही दिखाई दे रहा था कि आध्यात्मिक जल का ये गोला तेजी से सार्थक के शरीर में प्रवेश कर रहा था, जिससे उसकी जिज्ञासु आंखें इधर उधर घूम रही थीं, मानो उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा हो कि मछुआरा इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। दरअसल इसी कारण से उसने यह ऊर्जा सार्थक को प्रदान की थी कि मछुआरा इसे अवशोषित नहीं कर सकता। हालांकि 6 दरवाजों वाली स्टारफिश ने स्पिरिट स्प्रिंग को नहीं खोजा। 300 वर्षों तक यहां फंसे रहने की तुलना में स्पिरिट स्प्रिंग का मिलना महत्वहीन था। केवल सार्थक के शरीर पर चमकती आध्यात्मिक रोशनी ही दिखाई दे रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयंकर तूफान हजारों मील के क्षेत्र में फैले पूरे समुद्र को अपनी चपेट में ले चुका था, जिसकी लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची उठ रही थीं। सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्र में ऐसा शायद ही कभी होता है, लेकिन अब ऐसा हो चुका था। दुर्भाग्य से सार्थक स्वयं इससे अनभिज्ञ था। लगभग आधे घंटे बाद वॉर्ड फिशिंग तकनीक का सफलतापूर्वक पता लगा लिया गया। मौजूदा तकनीक, शून्य मछली पकड़ने की तकनीक। दूसरा स्तर, हुक डिवाइन स्किल। नोट: ये प्राचीन काल की सर्वव्यापी साधना विधि है जिसे 9 प्राचीन महापुरुषों ने संयुक्त रूप से लिखा था। इसके पूर्ण होने के दिन आकाश और पृथ्वी रो पड़े और प्रचंड लहरें उठ उठीं। ये सभी विधियों में सर्वोच्च है। यद्यपि साधना की तकनीक सफलतापूर्वक ज्ञात कर ली गई है, फिर भी अभी साधना करने का समय नहीं है। इसके अलावा साधना आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए होती है और मेरे सामने मौजूद आध्यात्मिक स्रोत अभी आधा ही समाप्त हुआ है।
सार्थक ने सोचा कि अगर सारे उपाय विफल हो गए तो वह सबसे पहले 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा ताकि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा को और बढ़ा सके। अगर फिर भी नहीं तो वह उस सीमा को तोड़ देगा। अपना प्रशिक्षण शुरू करने से पहले सार्थक ने अपने आंकड़ों पर एक नज़र डाली और ये देखकर चौंक गया कि उनमें बदलाव आ गया था। स्वामी सार्थक, स्तर 13, शुरुआती मछुआरा। आध्यात्मिक ऊर्जा 90,629। आध्यात्मिक नस स्तर 3, मध्य श्रेणी, अपग्रेड करने योग्य। प्रतिभावान आत्मा जीव, जुड़वा यिन यांग भक्षण करने वाली मछलियां स्तर 8। हथियार बैंगनी बांस की छड़ी। मुख्य साधना तकनीक शून्य मत्स्यन तकनीक का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है हुक दिव्य कौशल रहस्यमय स्तरीय दिव्य श्रेणी। ... सार्थक दंग रह गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा टूट चुकी थी, आध्यात्मिक नस का उन्नयन कार्य सक्रिय हो चुका था और शून्य मत्स्यन तकनीक वास्तव में एक जुबान स्तरीय दिव्य वस्तु बन चुकी थी। वह तुरंत समझ गया, ये सब उसकी साधना तकनीक की वजह से था। जब उसने मत्स्य पालन में महारत हासिल की तब उसकी तकनीक उन्नत नहीं हुई थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक नसों की उन्नत स्थिति गायब हो गई थी। लेकिन अब जब उसकी तकनीक उन्नत हो गई है तो उसकी आध्यात्मिक नसों की उन्नत स्थिति तुरंत फिर से प्रकट हो गई है। इस तरह सोचने पर अगली बार जब उसकी आध्यात्मिक नसें उन्नत नहीं हो पाएंगी तो शायद इसका कारण ये होगा कि उसे अपनी साधना तकनीक में सुधार करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा में परिवर्तन को देखते हुए सार्थक ने तुरंत 108 शरीर संरक्षण अंश का अभ्यास शुरू कर दिया। इस समय उसे प्राप्त होने वाली हर थोड़ी सी शक्ति महत्वपूर्ण थी, इसलिए सार्थक ने लोहे की मछली के शरीर संरक्षण तरल को सीधे बोतल से पीना शुरू कर दिया। सार्थक का पूरा शरीर लाल हो गया था, मानो उसे भाप में पकाया गया हो। 108 आसनों का अभ्यास करने के बाद उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर 636 अंक हो गया था। एक बार, दो बार। शुरुआत में हर बार जब मैंने 108 आसनों का अभ्यास किया तो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा 7 अंक बढ़ गई। लेकिन बाद में जब मैंने 5वीं बार अभ्यास किया तो ये केवल 4 अंक बढ़ी और सुधार की गुंजाइश कम होती जा रही थी। सार्थक का हृदय प्रचंड हो उठा और वह फिर से पालथी मारकर बैठ गया। आध्यात्मिक नस का उन्नयन। आधे घंटे बाद 6 सिर वाले स्टारफिश ने पाया कि उसके द्वारा उत्सर्जित सभी आध्यात्मिक जल सार्थक द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और इस बिंदु पर वह कुछ बेचैन हो गया। 6 द्वार वाला तारा मछली, आपने बहुत सी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की है, लेकिन पहली बार शक्ति में थोड़ी वृद्धि के अलावा तब से आप में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अगर बस इतना ही है तो शायद आपको पहले संप्रदाय में शामिल हो जाना चाहिए। सार्थक, आप समझते नहीं। क्या आप जानते हैं कि ज्ञान और कौशल को उपयोग में लाने से पहले उन्हें संचित करने का क्या अर्थ होता है? मैं अभी उन्हें संचित कर रहा हूं और लगभग लक्ष्य तक पहुंच चुका हूं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे और 100,000 आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदुओं की आवश्यकता है। इस बार मुझे वास्तव में केवल इतने ही चाहिए। यदि मैंने अभी तक कोई प्रगति नहीं की है तो आप मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा न दें। 6 सिरों वाला तारा मछली दुविधा में था। ये जीव आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से ग्रहण कर रहा था। उसने लंबे समय तक आध्यात्मिक ऊर्जा संचित की थी और तारा मछली उसे पल भर में खा जाती। भला ये पर्याप्त कैसे हो सकता है? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद 6 सिर वाले तारा मछली ने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गोला फेंका। मैं अभी केवल इतना ही दे सकता हूँ। आखिरकार ऐसी जगह पर जहाँ जीवन की संभावनाएं आमतौर पर कम होती हैं, मेरे लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अभी भी अपने उपयोग के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। सार्थक, चिंता मत करो, बस कुछ दिनों में देख लो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। जैसे ही वह बोला, सार्थक ने फिर से अपनी अजीब मुद्रा बना ली। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, इस तरह से आप अपनी शारीरिक शक्ति में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये कुछ हद तक उपयोगी है। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ही दिनों में सचमुच मजबूत हो जाएंगे। 2 दिन बाद सार्थक ने उस बुलबुले में सांस ली। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा 699 अंकों पर अटक गई थी और वह इसे और बढ़ा नहीं सकता था, इसलिए उसने साधना बंद कर दी। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, क्या आपका काम हो गया? मुझे लगता है कि आपने इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं का उपयोग नहीं किया है। सार्थक, अब हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए अपनी 6 बड़ी बड़ी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। सफलता। लेकिन तभी उसने देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा का गोला सार्थक के शरीर में बेतहाशा प्रवाहित हो रहा है
और सार्थक की आभा वास्तव में बेतहाशा बढ़ रही थी, जैसा कि उसने कहा था। 6 आंखों वाला तारा मछली बार बार घूम रहा था, मानो इस बात से हैरान हो कि सार्थक सचमुच अपनी ताकत बढ़ा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। सार्थक वास्तव में प्रगति कर रहा था, उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ रही थी, उसका शरीर सुधर रहा था, और विशेष रूप से उसकी त्वचा जो मजबूत होती जा रही थी। सार्थक की ऊर्जा लगातार प्रगति करते हुए मध्य स्तरीय मछुआरे के शिखर तक पहुंच गई, और जब आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब जाकर यह धीरे धीरे रुकी। 6 डोर स्टारफिश, क्या हम अब अंदर जा सकते हैं? सार्थक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका तो बस यही काम है कि वह हमेशा शिकायत करता रहता है। क्या तुम पहले ही 300 साल इंतजार नहीं कर चुके? कुछ और दिन इंतजार करने में क्या हर्ज है? सार्थक, जल्दी मत करो। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं तुम्हें सफलतापूर्वक बचा सकूं, मुझे अपने वर्तमान स्तर को स्थिर करने के लिए 2 और दिनों तक साधना करनी होगी। अध्याय 105। मैं मरने वाला हूं। मैं मरने वाला हूं। मैं मरने वाला हूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सार्थक की भौहें तन गईं और उसने लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट को छोड़ दिया। लिटिल व्हाइट तैरकर बचे हुए थोड़े से आध्यात्मिक झरने के पानी तक पहुंचा और उसे पूरा पी गया। 6 डोर स्टारफिश, आपकी आत्मा का जानवर आगे बढ़ने वाला है। लिटिल व्हाइट ने आध्यात्मिक झरने के पानी की गेंद को निगल लिया। सार्थक ने मन ही मन सोचा, वाह, मैं इस मुफ्त उपहार को कैसे छोड़ूं। इसके बाद सार्थक ने लिटिल ब्लैक को फिर से देखा, और वहां वह था। दिन के किसी समय वह 6 सिर वाले तारा मछली के तंतुओं पर उड़कर बैठ गया था और उन्हें अपने दांतों से काट रहा था। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, क्या आप कृपया अपने आत्मा रूपी जानवर को मुझे काटना बंद करने के लिए कह सकते हैं? यह अभी बच्चा भी नहीं है, यह मुझे काट नहीं सकता। सार्थक बेहद शर्मिंदा था। आखिर यह छोटा सा काला जीव सब कुछ क्यों खा जाता है? इस समय तो इसका मालिक इस स्टारफिश के जीवित रहने की उम्मीद कर रहा है। अगर उसे काटना ही है तो उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये जीवित न हो। लिटिल ब्लैक, वापस आ जाओ। सार्थक ने दोनों मछलियां निकाल लीं। चूंकि ये 6 सिर वाली तारा मछलियां लिटिल ब्लैक को देख सकती थीं, इसलिए ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए थी। इसके अलावा ये रहस्यमय समुद्री राक्षस थे, उसे सावधान रहना था। अगर गलती से उसने लिटिल ब्लैक को थप्पड़ मारकर मार डाला तो क्या होगा? फिर वह किससे शिकायत करेगा? 5 दिन बाद सार्थक ने 108 बॉडी टेम्परिंग फ्रेगमेंट्स का अभ्यास 7-8 बार और किया, जिससे अंततः उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा 799 अंक तक पहुंच गई। सार्थक जानता था कि वह शायद जल्द ही दोबारा उस सीमा को पार नहीं कर पाएगा। यहां तक कि अगर वह उस सीमा को पार करने से पहले अपने स्तर को स्थिर करने की कोशिश भी करता, तो भी 6 तारा मछली द्वार उसे शायद और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देते। सार्थक, ठीक है, दरवाजा खोलो। लियू मेन हाइशिंग बेहद खुश था। क्या आखिरकार हमें अंदर जाने की अनुमति मिल गई? बैंगनी रोशनी की 6 किरणें मछली पकड़ने के जाल की तरह फैल गईं, और धीरे धीरे 6 बैंगनी द्वार प्रकट हो गए। सार्थक अंदर नहीं देख सका और उसे नहीं पता था कि उसे अंदर क्या मिलेगा। सार्थक, 6ठे द्वार वाले चाचा जी, आपके द्वार के अंदर क्या चल रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 6 डोर स्टारफिश, यह एक और जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ी नहीं है। 6 सिर वाली तारा मछली कुछ नहीं बोली। असल बात तो यह है कि उसे सच में कुछ पता नहीं था। मैंने आखिरकार लगभग 300,000 आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। सार्थक, सबसे कम खतरनाक दरवाजा कौन सा है? हमें सबसे कम खतरनाक दरवाजे से ही शुरुआत करनी होगी, नहीं तो अंदर जाते ही मेरी मौत हो जाएगी, और फिर तुम्हें बचाने कौन आएगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक आम मछली पकड़ने के स्थान पर मैं शायद उन सबसे ताकतवर लोगों में से एक हूँ जिन्हें तुमने कभी देखा होगा। अगर मैं मर गया तो शायद तुम्हें मेरे जैसा ताकतवर इंसान मिलने के लिए सैकड़ों साल इंतजार करना पड़ेगा। 6 डोर स्टारफिश को ये बात समझ में आई, इसलिए उसने कहा, आपके बाईं ओर का दूसरा दरवाजा। सार्थक ने गहरी सांस ली। वह तैयार था। मैं डेमन स्टाफ, फ्यूरी और सोल बीस्ट फ्यूजन तीनों तैयार थे। इनके संयोजन से वह ली गैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता। सार्थक को तो ये भी संदेह था कि वह एक नौसिखिया ग्रैंड मास्टर इंग्लर से भी लड़ सकता है। अगर वह इस तुरुप के पत्ते का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो वह केवल अपने दुर्भाग्य को ही दोष दे सकता था। उफ, चूंकि हम बाहर नहीं निकल सकते, चलो जोखिम उठाते हैं और साइकिल को मोटरसाइकिल में बदल देते हैं।
जैसे ही सार्थक ने अंदर कदम रखा, प्रकाश और छाया में बदलाव आया, जिससे एक विशाल स्थान का पता चला। सार्थक जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके सिर में झंझनाहट सी होने लगी। ये जगह फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी और जमीन हड्डियों से ढकी हुई थी। कोई भी डर के मारे कांप उठता। अरे, ये तो इंसानी हड्डियां नहीं हैं। ये तो स्वॉर्डफिश की हड्डियां हैं। आयरन हेडफिश की हड्डियां। हंसी हंसी। तभी जमीन पर शांति से पड़ी हड्डियां हिलने लगी और पलक झपकते ही दूर से सैकड़ों हजारों स्वॉर्डफिश की हड्डियां तैरती हुई ऊपर आ गईं। भाड़ में जाओ, अंकल सिक्स, मुझे बाहर निकालो। अरे भाई सिक्स, 6 द्वार बकवास है। सार्थक के पीछे कोई और दरवाजा नहीं था, बस कभी कभार बुलबुले निकलते थे, शायद सांस लेने के लिए। 6 दरवाजों वाला तारा मछली बेजान पड़ा था। सार्थक जानता था कि उसे पूरी तरह से बेवकूफ बनाया गया है। वह कितना मूर्ख था, ये जानते हुए भी कि वह अंदर नहीं आ सकता, ये चीज जानलेवा थी। इस समय हजारों की संख्या में स्वॉर्डफिश और आयरनहेड फिश की हड्डियां ऊपर तैरने लगीं और उनकी आंखों से एक रहस्यमय नीली रोशनी निकलने लगी। अरे बाप रे, क्या ये भूतिया मछली है? सार्थक ने तुरंत अपने शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर लिया और उसने देखा कि स्वॉर्डफिश की हड्डियां पहले से ही उसकी ओर दौड़ रही थीं। 6 द्वार बकवास हैं। एक बार मैं बाहर निकल गया तो तुम मुझे वापस अंदर नहीं आने दोगे, बिना 10 लाख यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा के। टकराना। सार्थक ने अपना डंडा घुमाया और सीधे स्वॉर्डफिश की हड्डी पर प्रहार किया। यह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन बोनफिश काफी मजबूत थी, शायद एक नौसिखिया मछुआरे के स्तर की। अगर वह मध्यवर्ती स्तर का मछुआरा न होता तो शायद वह ताकत के मामले में उसे ज्यादा काबू न कर पाता। बैंग बैंग बैंग। सार्थक ने अपनी छड़ी घुमाए और 10 दिशाओं की छड़ी को अद्वितीय कुशलता से चलाते हुए तीनों आवश्यक तकनीकों का प्रयोग किया: काटना, घुमाना और प्रहार करना। साथ ही उसने अपने शरीर को अप्रत्याशित कोनों में मोड़कर हमलावर हड्डी मछली से खुद को बचाया। पहले तो वह दर्जनों मछलियों को संभाल सकता था, लेकिन जब बोनफिश के झुंड उस पर टूट पड़े तो सार्थक का सबसे अच्छा बचाव भी उनसे बच नहीं पाया। डिंग डिंग डिंग, डिंग डिंग डिंग। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। बैंग बैंग बैंग। बहुत खूब। सार्थक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में कितनी तलवार मछली की हड्डियां फंसी हुई थीं, या लोहे के सिर वाली उन मछलियों की हड्डियों से उसे कितनी बार चोट लगी थी। उसे बस इतना पता था कि वह हवा में उड़ रहा था, एक जोरदार टक्कर से हवा में उछल गया था। पागल की छड़ी। तादा। लगातार धक्के खाते हुए भी सार्थक अपनी बैंगनी बांस की छड़ी से उन हड्डियों वाली मछलियों को मारता और कुचलता रहा, और कुछ ही समय में सैकड़ों मछलियों को चकनाचूर कर दिया। सार्थक की हालत तो और भी बदतर थी। हालांकि तलवार मछली उसके शरीर को भेद नहीं पाए, लेकिन उसके शरीर में हुए घावों से उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। लोहे के सिर वाली मछलियां तो और भी भयानक थीं। हर हमले के साथ सार्थक को ऐसा लग रहा था मानो उसके आंतरिक अंग मरोड़ उठेंगे। लेकिन सार्थक रुक नहीं सकता। अगर वह अभी नहीं लड़ेगा तो जब वह जमीन पर गिर जाएगा और पलटवार करने में असमर्थ होगा, तब वह क्या करेगा? दृश्य भयावह था। 1 घंटे बाद सार्थक का पूरा शरीर चोट के निशानों से भरा था, खून से लथपथ था और बैंगनी बांस की छड़ी पकड़े उसका हाथ कांप रहा था। लेकिन सार्थक क्या कर सकता था? उसने लोहे की मछली के शरीर को मजबूत करने वाले तरल की एक बोतल निकाली और उसे गटक गया। मारना। 3 घंटे बाद सार्थक को इतना दर्द हो रहा था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसकी त्वचा का हर वो हिस्सा जहां चुभन हुई थी, जल रहा था और दर्द कर रहा था। वह तो दर्द का मतलब ही भूल चुका था। सौभाग्य से, हालांकि सार्थक को ऐसा लग रहा था कि वह बिखरने वाला है, मछलियां वास्तव में उसे भेद नहीं सकी, वे उसकी सुरक्षा को तोड़ नहीं पाईं। इसके विपरीत उसका अविनाशी शरीर अविश्वसनीय गति से मजबूत हो रहा था। इस समय ये केवल उसकी त्वचा को मजबूत करने का मामला नहीं था, उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और आंतरिक अंग सभी अविश्वसनीय प्रभावों को सहन कर रहे थे। सार्थक का मानना था कि ली जू जैसे किसी और व्यक्ति की तो 5 मिनट से भी कम समय में मृत्यु हो जाती। वह स्वयं एक देवता समान थे, क्योंकि वे पूरे 3 घंटे तक जीवित रहे। सार्थक घोर निराशा के इस भाव में खुद को संभाले रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह विलय करना तो चाहता था, लेकिन आत्मा पशुओं का विलय एक विशेष परिस्थिति में ही हो सकता था। अगर उसका आत्मा पशु किसी प्रकार का उत्परिवर्तित विशाल कछुआ होता तो ठीक था, लेकिन लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट केवल उसकी आक्रमण क्षमता और फुर्ती को बढ़ा सकते थे, रक्षा में कोई लाभ नहीं दे सकते थे।
अगर वह उनके साथ विलय कर लेता तो शायद उसे हड्डियां चबानी पड़ती, ये कितना अप्रिय होता। हालांकि सार्थक को थोड़ी राहत मिली जब उसने देखा कि जमीन पर पहले से ही हजारों मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। जब तक वह जिंदा है तब तक वह आगे बढ़ सकता है। एक दिन बाद सार्थक इन हड्डी वाली मछलियों के प्रभाव से पूरी तरह बेखबर और उदासीन था। उसका एकमात्र लक्ष्य हर हमले में एक हड्डी वाली मछली को मार गिराना था। 2 दिन बाद इस क्षेत्र में बोनफिश की संख्या आधे से अधिक कम हो गई है। 3 दिन बाद कुछ ही बोनफिश सार्थक की ओर दौड़ी, लेकिन सार्थक ने उन्हें अपने ऊपर टकराने दिया और एक ही झटके में उन्हें काट डाला। जब आखिरी बोनफिश को काटकर अलग किया गया तो सार्थक को तुरंत इस जगह से बाहर निकाल दिया गया। लियू मेन हाई जिंग उत्साहित होकर बोला, तुम सचमुच बच गए। तुम सचमुच बच गए। तुम जरूर उस व्यक्ति के शिष्य होगे, जरूर। दरअसल सार्थक ने प्रवेश करने के पहले ही दिन यह अनुमान लगा लिया था कि ये अस्थि मछलियां विशेष रूप से उसे अमर शरीर साधना में सहायता करने के लिए ही मौजूद हैं। वे उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकती थीं, फिर भी उसके शारीरिक विकास और सुधार को पर्याप्त रूप से बढ़ावा दे सकती थीं। अगर इसका रेन तियानफेई से कोई संबंध न हो तो यह विचित्र होगा। हालांकि सार्थक उस समय हिला नहीं। वह जमीन पर लेटा रहा और 6 दरवाजों वाले तारामंडल को देखते हुए बोला, मुझे इतनी हवा दे दो कि मैं झपकी ले सकूं। नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि दूसरे दरवाजे से अंदर जाते समय मैं खड़े होने की बुनियादी क्षमता बनाए रख पाऊंगा। 6 दरवाजों वाली स्टारफिश, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। सार्थक एक दिन और एक रात सोता रहा और नींद में भी उसे अपनी मांसपेशियों में फड़कन महसूस होती रही, मानो उसे किसी ने मारा हो, और उसका पूरा शरीर समय समय पर कांपता रहता था। जब सार्थक ने दोबारा आंखें खोली तो उसने हवा के गोले को पकड़े हुए गहरी सांस ली। पहले अपने खजाने के पास जाओ। मुझे देखना है कि अंदर मेरे लिए कुछ उपयुक्त है या नहीं, ताकि मैं दूसरे दरवाजे को खोलने का बेहतर प्रयास कर सकूं।